हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा सक्सेस क्लासेस में। आज हम 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए अध्याय 4 समकालीन दक्षिण एशिया से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दक्षिण एशिया में संयुक्त देश कौन कौन से हैं। तो मैं आज इनका नाम लिख दी हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं दक्षिण एशिया क्या है, वो समझ ही नहीं पाते कि दक्षिण एशिया वास्तव में है क्या। तो ये दक्षिण एशिया जो है वो मिला जुला कुछ देशों का संगठन है, जिसमें स्टार्टिंग में 8 देश शामिल थे। पहले तो 5 थे, फिर 8 हो गए। अब इसमें कौन कौन से देश है उसके नाम देख लीजिए आप लोग। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका के लिए दक्षिण एशिया का शब्द प्रयोग किया जाता है। आप ये नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका के लिए दक्षिण एशिया का शब्द प्रयोग किया जाता है। बच्चे एक काम करना, इन सभी देशों के नाम को इजी बनाने के लिए आप फर्स्ट लेटर ले लेना, बा, भू, भा, मा, ने, पा, वा, श्री, द, इतना नाम आप याद रख लेना। अब यहाँ लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन रहे हैं। श्रीलंका की तरह सैनिक शासन और भारत की तरह लोकतांत्रिक शासन, ये दोनों ही शासन रहे हैं। शीत युद्ध के बाद से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन रहा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षेश क्या है। तो आप देखिए बच्चे कि दक्षेश का गठन भी दक्षिण एशिया ने किया। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को दक्षेश के नाम से शॉर्ट में जाना गया। दक्षेश के सभी देशों के बीच राजनीतिक सुरक्षा, सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता है। वर्तमान में दक्षेश के सदस्य देशों ने नेफ्टा और साफ्टा, अन्य NAFTA और SAFTA की स्थापना की और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये दक्षेश कई राज्यों का मिला जुला संगठन है। साथ ही जो भारत के विदेश संबंध हैं वो इन्हीं देशों से मिलकर बने हैं, क्योंकि विदेशों से संबंध भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब भारत के विदेश संबंध में दक्षेश का जो रोल है वो ये है कि आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, इन सभी मामलों में यह देश बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जैसा कि आज पर्यावरण की समस्या विश्व स्तरीय समस्या है, इस समस्या से निपटारे के लिए भी दक्षेश पूरा प्रयास कर रहा है। अब आप लोगों को एक बात बताऊं कि बेटा भारत की जो परमाणु नीति थी, भारत की जो परमाणु नीति थी वो क्या थी। तो भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही करेगा और किसी भी परमाणु हथियार बनाने व उन्हें युद्ध के लिए प्रयोग नहीं करेगा। परंतु आज न केवल अमेरिका बल्कि रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी परमाणु बम है। उसी का नतीजा है कि आज जो युद्ध चल रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड वर्ल्ड वार बन जाएगा, जो यूक्रेन के साथ हो रहा है। नेक्स्ट बेटा, कि इस स्थिति में भारत को अपनी परमाणु क्षमता बनाए रखने और उसके प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को भारत चीन के बीच जो विवाद था उसके कारण को बता दूं, क्योंकि कल मैंने बताया था कि भारत चीन विवाद क्या था। चूँकि ब्लैक बोर्ड छोटा है और लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए बिना लिखे आप लोगों को समझा देती हूँ कि भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ, अक्सर ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हुआ कि तिब्बत की समस्या थी एक, तो कि सन 1962 के भारत और चीन युद्ध की सबसे बड़ी समस्या तिब्बत की समस्या थी। चीन ने सदैव तिब्बत पर अपना दावा किया, जबकि भारत इस समस्या को तिब्बतवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहा। और अगला मानचित्र से संबंधित समस्या थी। तो भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ।
और दोनों देशों के बीच मानचित्र में रेखांकित भूभाग था, तो चीन ने सन 1954 में प्रकाशित अपने मानचित्र में कुछ ऐसे भाग प्रदर्शित किए जो वास्तव में भारतीय भूभाग में थे। अतः भारत ने इस पर चीन के साथ अपना विरोध दर्ज किया। तो ये थे बच्चे युद्ध का कारण। और इसके बाद हम आप लोगों को भारत चीन संबंधी पंचशील सिद्धांत का वर्णन करेंगे, लेकिन ये कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बच्चे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं और भी अच्छी वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाऊंगी, क्योंकि अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ हैप्पी होली। लेकिन होली के रंग में इतना मत डूब जाना कि आप बोर्ड एग्ज़ाम को भूल जाना। होली का रंग भी होना चाहिए और पेपरों की तैयारी भी होना चाहिए। नमस्कार।